नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की नेशनल क्रिकेट टीम की। ये कहानी है एक ऐसी टीम की जिसके पास ना तो बड़े बड़े स्टेडियम थे और ना ही कोई बहुत मजबूत क्रिकेट सिस्टम, लेकिन उनका जुनून, उनकी लगन उन्हें दुनिया के क्रिकेट नक्शे पर ले आई। तो ये कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, विवादों की, जबरदस्त वापसी की और एक देश के गौरव की। ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं, ये एक पूरे देश के सपने की कहानी है। एक ऐसा सपना जिसे वहां के फैंस अपनी धड़कनों में लेकर चलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 1920 के दशक से, एक ऐसे वक्त से जब क्रिकेट सिर्फ कुछ गिने चुने खास लोगों का खेल हुआ करता था। नेपाल में क्रिकेट की एंट्री तो राणा शासकों ने की थी, पर तब ये खेल सिर्फ शाही परिवार और उनके आसपास के लोगों तक ही था। फिर धीरे धीरे ये स्कूलों और लोकल टूर्नामेंट्स तक पहुंचा। लेकिन असली सफर आप कह सकते हैं वो 1996 में शुरू हुआ, जब नेपाल को आईसीसी का एफिलिएट सदस्य बनाया गया और बस यहीं से उनके इंटरनेशनल सफर की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। पर ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, कांटों से भरा था। सोचिए, सुविधाएं इतनी कम थीं कि खिलाड़ी बस जैसे तैसे मैदानों पर प्रैक्टिस करते थे। फंडिंग की कमी का मतलब था कि कई बार तो जरूरी किट और सामान भी पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक सपना था जो धीरे धीरे पनप रहा था। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने नेपाल को क्रिकेट के नक्शे पर एक नई जबरदस्त पहचान दी। और इस पूरे बदलाव के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, पारस खड्का। ये सिर्फ एक कप्तान का नाम नहीं है, वो एक लीडर थे, एक प्रेरणा थे और यूं कहिए कि वो आधुनिक नेपाली क्रिकेट के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने टीम को सिर्फ खेलना नहीं सिखाया, उन्होंने टीम को जीतना सिखाया। और उनकी कप्तानी में टीम ने जो हासिल किया वो वाकई कमाल था। 2014 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने टीम में एक नया कल्चर बनाया, डिसिप्लिन का, प्रोफेशनलिज्म का, जहां खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलते थे। उन्होंने खिलाड़ियों के हक के लिए भी आवाज उठाई और देखते ही देखते क्रिकेट नेपाल में एक नेशनल इमोशन बन गया। वो 2014 का वर्ल्ड कप एक ऐतिहासिक पल था। नेपाल ने न सिर्फ मजबूत टीमों को जबरदस्त टक्कर दी, बल्कि बांग्लादेश के स्टेडियम में नेपाली फैंस का जो हुजूम उमड़ा, जो समर्थन दिखा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सही मायनों में यही नेपाल क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के ठीक बाद नेपाली क्रिकेट ने अपना सबसे बुरा दौर देखा। एक ऐसा संकट जिसने सब कुछ खत्म कर देने का खतरा पैदा कर दिया था। इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। सोचिए, 2014 में टीम ने ऐतिहासिक वर्ल्ड कप खेला और सिर्फ 2 साल बाद 2016 में आईसीसी ने एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ियों के चलते नेपाल क्रिकेट बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन का असर बहुत ही बुरा हुआ। इंटरनेशनल मैच लगभग बंद हो गए, खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया और बाहर से आने वाली सारी फंडिंग भी रुक गई। ये नेपाली क्रिकेट का सबसे अंधकारमय, सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन इस संकट की राख से ही एक नई निडर पीढ़ी ने जन्म लिया, जिसने वापसी की बागडोर अपने हाथों में संभाली। और इस नई पीढ़ी के कुछ सितारे हैं संदीप लामिछाने, जो दुनिया भर में मशहूर स्पिनर बने, रोहित पौडेल, एक जोशीले और आक्रामक युवा कप्तान, कुशल भुरतेल, एक विस्फोटक ओपनर, आसिफ शेख, जो मुश्किल से मुश्किल दबाव में भी शांत रहते हैं, और दीपेंद्र सिंह एरी, जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। इनमें से संदीप लामिछाने वो नेपाल के पहले ग्लोबल सुपरस्टार बने। आईपीएल और दुनिया की दूसरी बड़ी T20 लीग्स में खेलकर उन्होंने नेपाल को वर्ल्ड स्टेज पर एक नई पहचान दी। तो इस नई एनर्जी के साथ आइए अब देखते हैं कि इस टीम ने क्या क्या हासिल किया है और वो क्या चीज है जो उन्हें वाकई में इतना खास बनाती है। वापसी के बाद टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 2018 में वनडे का दर्जा पाना एक बहुत बड़ी बात थी। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में रेगुलरली क्वालिफाई करने लगे और एशिया की उभरती हुई टीमों में उनकी एक मजबूत पहचान बन गई। और हाँ, सोशल मीडिया पर उनके फैंस तो दुनिया के सबसे जोशीले फैंस में गिने जाते हैं। अभी हाल के वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ एकदम निडर क्रिकेट खेला। साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीम के खिलाफ सिर्फ 1 रन से हारना, ये दिखाता है कि ये टीम अब किसी से कम नहीं है। उनकी गेंदबाजी ने तो सबको प्रभावित किया। हाँ, ये सच है कि करीबी मैचों में अनुभव की कमी और फील्डिंग में सुधार की गुंजाइश दिखी, पर सबसे जरूरी बात ये थी कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि मुकाबला करने आए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि नेपाली क्रिकेट की असली ताकत है क्या? क्या ये उनके खिलाड़ी हैं या फिर कुछ और इसका सीधा सा जवाब है उनके जोशीले फैंस। किसी भी एसोसिएट देश के लिए इतना जबरदस्त जुनून और समर्थन मिलना बहुत ही दुर्लभ है और यही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको एक मिसाल देता हूँ। काठमांडू के स्टेडियम का माहौल दुनिया के सबसे शोर वाले क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है। ये जुनून ही तो है जो इस टीम की रीढ़ की हड्डी है।
तो आगे का रास्ता क्या है, भविष्य कैसा है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल को अगर अगला बड़ा एसोसिएट पावर हाउस बनना है तो उन्हें 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। पहला, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा, एक मजबूत डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम। अगर ये दोनों चीजें सही हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये टीम लगातार वर्ल्ड कप खेलेगी। तो आखिरी बात ये है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेपाल का सुनहरा दौर तो अभी बस शुरू हुआ है। उनकी आगे बढ़ने की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि नेपाल क्रिकेट सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक इमोशन है। संघर्ष से उठकर वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचना, यही तो नेपाल की असली जीत है। और उनकी कहानी हम सबको याद दिलाती है कि बड़े सपने देखने के लिए देश का बड़ा होना जरूरी नहीं।